वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल PSIR एकेडमी विद पूजा मैम। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का यह क्वेश्चन पेपर है और सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का यह क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यूपी पीजीटी में पूछे जाते हैं। पेपर में पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? ऑप्शन ए है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी है लेवियाथन, ऑप्शन सी है ऑन लिबर्टी, ऑप्शन डी है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऑन लिबर्टी। हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि रूसो की पुस्तक है, लेवियाथन जो कि हॉब्स की बुक है और लॉक की बुक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो ये तीनों जो विचारक हैं ये संविदावादी विचारक हैं, जबकि मिल की रचना है ऑन लिबर्टी, यह संविदावादी विचारक नहीं है। और मिल की यह पुस्तक जो है ऑन लिबर्टी, यह 1859 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी और यह निबंध पर्सी हैरियट टेलर को समर्पित है। पर्सी हैरियट टेलर मिल की वाइफ थी और उन्हीं को डेडिकेटेड है यह बुक जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 2, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? ऑप्शन ए है टेरी, ऑप्शन बी है मैकफरलैंड, ऑप्शन सी है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी है रे ए किलियंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रे ए किलियंस यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हम देखते हैं किलियंस जो कि निर्णयों का विभाजन दो भागों में करते हैं। निर्णयन का विभाजन क्लियंस दो भागों में करते हैं, जिसमें पहला इन्होंने कहा है कि नियोजित, मतलब कि नियोजित निर्णय होना चाहिए। दूसरा इनका कहना है कि अनियोजित। तो इन्होंने निर्णयन को दो भागों में बांटा है, जिसमें से पहले को इन्होंने कहा है नियोजित होता है, मतलब वेल प्लान्ड होता है निर्णय, और दूसरा जो निर्णय होता है वो अनियोजित होता है। तो इन्होंने कहा है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों से चुनाव की एक सरलतम विधि है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हों और उसी में से किसी एक को चुनना ही निर्णय निर्माण का एक सरलतम विधि है। नंबर 3, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं, कितने अधिकरण हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 16। इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं, ठीक, और 150 अध्याय हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 180 प्रकरण हैं, ठीक। अब हम कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है। मोस्ट जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, ठीक है। चीन भारतीय ऐतिहासिक नगरी रही है जिसका नाम है मगध। तो ये मगध साम्राज्य से संबंधित थे। इनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, की कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है और संस्कृत के साथ यह गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। तो यह दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है और लैंग्वेज है संस्कृत। तो इस अधिकरण हैं कुल 15 हैं, जिसमें से पहले से 5वें अधिकरण में एक राज्य में शासन प्रशासन कैसी होगी इसका वर्णन है। पॉइंट है 6 to 13 में वर्णन किया गया है राज्य के वैदेशिक मामलों में, ठीक है। समझते हैं 14 to 15 में क्या है। दो अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? 1, विचार की स्वतंत्रता, नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता, नंबर 3, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 4, विश्वास की स्वतंत्रता। तो ये आंसर है बी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कहीं पर भी आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं की गई है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल कुंजी के रूप में है, ठीक है। और क्या है, प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत आदर्श, आइडियोलॉजी, जो विशेष आइडियोलॉजी होती है उसका वर्णन किया गया है।
और प्रस्तावना में ये आदर्श जो है, ठीक है, संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को, मतलब कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी भारतीय संविधान को बनाने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, उनके द्वारा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का वर्णन या उनके द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि बाद में इसे प्रस्ताव के रूप में पास किया गया और इसे 22 जनवरी 1947, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, इस डेट को भारतीय प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट किया गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, ठीक है। इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। पहला है सामाजिक न्याय की बात होती है, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनैतिक न्याय, ठीक है। तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में, और 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। पॉइंट ये भी है, जिसमें से हम देखते हैं, पहला है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्सवादियों के अनुसार ऑप्शन ए है राज्य एक वर्गीय संरचना है, ऑप्शन बी है राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी है राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, वर्ग संरचना के रूप में समझते हैं, मानते हैं। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का है, ठीक है। कहा जा सकता है कि राज्य की जो समस्त शक्ति का प्रयोग है, मतलब राज्य को बनाया ही इसलिए गया है जिससे कि कैपिटलिस्ट अपनी सहूलियत, अपने हित साध सके, ठीक है। तो राज्य जो है वो सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, ठीक है, किसको? कैपिटलिस्ट को, ठीक है। और कैपिटलिस्ट यानी जो पूंजीपति हैं वो अपने हित के लिए राज्य को बनाए हुए हैं। तो जो राज्य की पूरे पावर होती है, राज्य की जो पूरी शक्ति होती है, उसका प्रयोग यह वर्ग अपने हितों को साधने के लिए करता है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वह राज्य की शक्ति का प्रयोग अपने इंटरेस्ट के लिए। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीपति वर्ग के कार्यकारिणी के रूप में या कार्यकारिणी समिति के रूप में राज्य का अस्तित्व है, राज्य है, ठीक है। इसे राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारता है। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, पूछ रही हूँ, तो आप खुद से आंसर करिए कि आप कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लास्ट एग्जाम का है, तो यह आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कह सकते हैं रामबाण साबित होगा। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन पेपर के हर एक सेगमेंट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिए और उसे सॉल्व करिए, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उसका नोट्स बनाइए, उसको ध्यान में रखिए, उसको रिवाइज करिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। जैसा कि आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी विचारक नहीं थे, उग्रवादी या फिर अतिवादी विचारक नहीं थे, बल्कि मॉडरेट लीडर्स में से थे, ठीक है। यह नरम दल के नेता थे, जैसा कि मैं बताया, यह मॉडरेट लीडर्स में से थे, नरम दल के नेता थे। इनका विचार सत्य और अहिंसावादी विचारधारा थी, और महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और उनके जीवन शैली, गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन शैली से प्रभावित होकर के उनके सत्य और अहिंसावादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे गांधी जी, और प्रभावित होकर के उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था इनको। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष रहे। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने परोपकारी संगठन, तो अगर आप पीजीटी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी का सिविक्स का जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर प्रैक्टिस में लाइए। परोपकारी संगठन, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी
के नाम से जाना जाता है, इसको स्थापित किया था इन्होंने। और गोपाल कृष्ण गोखले एक व्यवहारिक आदर्शवादी और राजनीति के क्षेत्र में सच्चे उदारवादी नेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? ऑप्शन ए समीर अमीन, ऑप्शन बी डेविड हेल्ड, ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन डी सैमुअल पी हंटिंगटन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांसिस फुकुयामा। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये फ्रांसिस फुकुयामा की इंपॉर्टेंट बुक है और इसको इन्होंने लिखा है 1992 में। ठीक है, इस बुक में उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इन्होंने इतिहास के अंत के रूप में इंडिकेट किया है, डिफाइन किया है, व्याख्यायित किया है। और 1992 तक हम जानते हैं कि सोवियत रूस यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और यह बुक उसी विघटन के बाद प्रकाशित हुई, यानी कि 1992 में प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया कि पूंजीवादी ही एकमात्र सत्य है और दुनिया के किसी समाजवादी रूप की कल्पना एक निहायत मूर्खतापूर्ण होगी। तो इन्होंने इस तरह से इस बुक में इस चीज को डिफाइन किया है। इस बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक है? ऑप्शन ए है सर हेनरी मेन, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है बोदा, ऑप्शन डी है लास्की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सर हेनरी मेन। ऑस्टिन के बारे में समझते हैं। ऑस्टिन 1790 से 1859, ठीक है, मींस 1859 तक इंग्लैंड का विधान शास्त्री या कह सकते हैं विधि शास्त्री था और 1832 में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, कब प्रकाशित हुई? 1832 में, जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको प्रकाशित किया गया 1832 में। और इस बुक में संप्रभुता के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया, संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में व्याख्या दी। और ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या केवल वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बुक में इन्होंने किस संप्रभुता की बात की है? तो वैधानिक संप्रभुता। ठीक है, तो ऑस्टिन ने इस बुक में केवल और केवल वैधानिक संप्रभुता की विचारधारा को व्यक्त किया है। ऑस्टिन के द्वारा व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान न दिए जाने के कारण सर हेनरी मैन, ठीक है, ब्राइस और ब्लंसली, कौन कौन? सर हेनरी मैन और ब्राइस और ब्लंसली। ठीक है, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ऐसे विचारक हैं जो ऑस्टिन के विचारधारा का अपोज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं। ठीक है, कौन कौन? सर हेनरी मैन, ब्राइस और ब्लंसली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 1 के साथ सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हम देखते हैं थिंकर का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थ्योरी दी हुई है, सिद्धांत दिए हुए हैं। तो मार्गिनथाउ ऑप्शन ए में है, उसके बाद बर्नार्ड कोहेन, मार्टिन कैप्लॉन, इमाइल बर्ड। ठीक है, और किसका मिलान किससे होगा? तो सबसे पहले इसमें सबसे इजी है, 1 जो है व्यवस्था सिद्धांत, और सेकंड है खेल सिद्धांत, थर्ड है निर्णय निर्माण उपागम और फोर्थ है यथार्थवादी उपागम। तो इन सभी का मिलान करना है। जैसा कि हम जानते हैं मार्गिनथाउ यथार्थवादी विचारधारा, ठीक है, यथार्थवादी संप्रदाय से, यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित है। जबकि व्यवस्था सिद्धांत पे आते हैं, हम सभी जानते हैं व्यवस्था सिद्धांत का जब भी नाम आता है आईआर में तो मार्टिन कैप्लॉन। तो ये दोनों इजीएस्ट थे। ठीक है, उसके बाद इमाइल बर्ड के बारे में हम जानते हैं, तो ये खेल सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, और रॉबर्ट कोहन निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बर्नार्ड कोहेन, तो इजी टू टफ हम गए हैं, यथार्थवादी विचारक मार्गिनथाउ को माना जाता है। तो एक सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे जीआईसी का, एलटी ग्रेड का या पीजीटी का पेपर हो। तो हम देखते हैं लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ कब हुआ। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी है 1972 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो भारतीय प्रशासनिक सुधार 1966, ठीक है, से 70 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए दो विशेष प्राधिकारियों यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल जो कि केंद्र में और स्टेट में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो भारतीय संसद में पहली बार पहला लोकपाल विधेयक 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके टाइम पीरियड में? इंदिरा गांधी में, इनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो पहला भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, उसके तहत लोकपाल की स्थापना की बात की गई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें हम देखते हैं एक तरफ राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके समर्थक विचारक हैं। ऑप्शन ए है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका मिलान किया गया है जेम्स प्रथम से। बी है सत्य सिद्धांत ओपेनहाइमर, सी है पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेनॉन, और डी है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत जेनेक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेनॉन का नहीं है। फिर ये किसका है? तो हम देखते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम से संबंधित है, शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर से संबंधित है और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत जेनेक्स से संबंधित है, और पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं सर हेनरी मैन। ठीक है, तो पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं सर हेनरी मैन। ठीक है, हम देखते हैं मैक्लेवान को मातृ सत्तात्मक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतकार के रूप में या इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जबकि ओपेनहाइमर भौतिकी के प्रधानाध्यापक रह चुके थे, जो कि परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपने शायद मूवी भी देख रखी होगी ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए है 1976 टू 1985, ऑप्शन बी है 1986 टू 1995, ऑप्शन सी है 1966 टू 1975, ऑप्शन डी है 1971 टू 1980। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें हम जानते हैं कि 1976 से, ठीक है, 1976 से 1985 यह जो दशक है ये महिलाओं के दशक के रूप में, ठीक है, महिलाओं के दशक के रूप में जाना जाता है। ठीक, उसके साथ साथ हम समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। और यूएनओ में टोटल 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, 193 मेंबर्स यूएनओ में टोटल हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट दशक की अगर बात की जाए तो यानी कि 1997 से 2006 यह वह दशक है जब गरीबी उन्मूलन के गरीबी उन्मूलन दशक के लिए इस दशक को मनाया गया, गरीबी उन्मूलन दशक के रूप में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित रहो, यह कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। और राजा राम मोहन राय का क्या? ब्रह्म समाज आत्मीय सभा के संस्थापक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को
विधवा पुनर्विवाह के रूप में जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के रूप में जाना जाता है, उन्मूलनकर्ता के रूप में। एम.एन. रॉय तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में एम.एन. रॉय को जाना जाता है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को तो हम जानते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक के रूप में और समता सैनिक दल के संस्थापक के रूप में और हम जानते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, तो इसके संस्थापक के रूप में हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, इसमें एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनकी पुस्तकें लिखी हुई हैं। इसमें ऑप्शन ए है मोस्का द रूलिंग क्लास, बी है पेरेटो माइंड एंड सोसाइटी, सी है रॉबर्ट मिचेल्स पॉलिटिकल पार्टीज और डी है लिप्सेट वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल लिप्सेट की बुक का क्या नाम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। प्रेरित है, जैसे मोस्का की बुक है द रूलिंग क्लास, पेरेटो की बुक है माइंड एंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिचेल्स की बुक है पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 15 लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है नौकरशाही के प्रति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन डी है संसद के प्रति। तो जो लोक निगम है इसका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि संसद के प्रति, बिल्कुल। लोक निगम अथवा जिसे सार्वजनिक निगम, ठीक है, क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक निगम, ठीक है। तो सार्वजनिक निगम की जो स्थापना होती है वो पीपल वेलफेयर को ध्यान में रख करके, लोक हित को ध्यान में रख करके होती है और इसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के अधीन की जाती है, ठीक है। तो संसद के विशेष अधिनियम के अधीन इसकी स्थापना की जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सार्वजनिक निगम जिसे लोक निगम जिसे सार्वजनिक निगम भी कहते हैं, यह पूर्णतः सरकारी निगम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि यह पूर्णतः सरकारी निगम होता है, क्योंकि यह अधिनियम के माध्यम से, पार्लियामेंट के अधिनियम से स्टैब्लिश हो रहा है, विशेष अधिनियम से स्टैब्लिश किया जा रहा है। दूसरा, यह मिश्रित निगम होता है, मिक्स्ड निगम होता है, ठीक है, यह मिश्रित निगम के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से लोक निगम संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, इसकी अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो पार्लियामेंट के प्रति होती है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें हम देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में है ऑप्शन 1, ऑप्शन ए महात्मा गांधी और इसके सामने है 1 यानी कि बंच ऑफ थॉट्स। ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर और इसका मिलान किया गया है, इसमें इसके सामने दिया हुआ है हिंद स्वराज। ऑप्शन गोलवलकर और उसके सामने है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन डी है वीरी सावरकर और फोर्थ नंबर पे है हिंदुत्व। तो हम देखेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी जी की जो बुक है वो है हिंद स्वराज, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट, देन वीडी सावरकर को देखेंगे या फिर देख लेते हैं एम.एस. गोलवलकर को। तो इनकी बुक है बंच ऑफ थॉट्स और वीडी सावरकर की बुक है हिंदुत्व, ठीक है, हिंदुत्व। तो इस प्रकार से ए का 2 पे जाएगा, बी का 3 पे जाएगा। तो ए का 2 पे केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इट मींस कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, ठीक। तो डेफिनेशन इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि बुक दे रखा है उसके अनुसार हम देखते हैं हिंद स्वराज जो है इसकी रचना हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में, ठीक है।
और यह मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गुजराती भाषा में लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको रचा गया था, लिखा गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा 1936 में, ठीक है, और इसका प्रकाशन 1936 में किया गया था। तीसरा ऑप्शन सी, बंच ऑफ थॉट्स, इसकी रचना हुई थी 1966 में, ठीक है, 1966 में इसकी रचना, इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं बी डी सावरकर जी की बुक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है यूथांट, ऑप्शन बी है कुर्त वाल्डहाइम, ऑप्शन सी है ट्रिगवेली, ऑप्शन डी है डैंग हैमरसोल्ड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इट मीन्स कि इसकी जो हायरार्की है, सबसे पहले हायरार्की में आते हैं ट्रिगवेली, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है डैंग हैमरसोल्ड, एंड थर्ड पोजीशन पे है यूथांट, एंड फोर्थ और लास्ट पोजीशन जो है वो कुर्त वाल्डहाइम की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 18, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की। ऑप्शन ए मेयो ने, ऑप्शन बी विलियम जी स्टॉक ने, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन ने, ऑप्शन डी बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी बर्नार्ड। तो हम देखते हैं सत्ता के स्वीकृत मॉडल या सहमति मॉडल के समर्थक विचारक जो हैं, इस विचारधारा के समर्थक जो हैं वह चेस्टर बर्नार्ड हैं, ठीक है, तो चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा सहमति मॉडल, जिसे स्वीकृति मॉडल कहा जाता है, इस विचारधारा को दिया गया था। इस विचारधारा की मान्यता है कि सत्ता का स्रोत, इस विचारधारा का मानना है कि सत्ता का जो स्रोत होता है वो अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित होता है, ठीक है, मतलब कि सत्ता का जो स्रोत होता है वो अधीनस्थों की एक्सेप्टेंस, उनकी सहमति और स्वीकृति पर आधारित होता है, ठीक है, अधीनस्थों के। और बर्नार्ड का कहना है कि संगठन में सत्ता ऊपर से नीचे नहीं रहती है, मीन्स की जो सत्ता है वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे रहती है, ठीक है, एक्चुअल जो पावर है, एक्चुअल जो अथॉरिटी है वो ऊपर नहीं रहती है बल्कि नीचे जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, वहां पर सत्ता का जो एक्चुअल पावर है वो निवास करता है। और इन्हीं के एक्सेप्टेंस, इन्हीं की स्वीकृति के माध्यम से ही जो सत्ता का स्रोत होता है वो इन्हीं पर आधारित होता है। और चेस्टर बर्नार्ड का मानना है कि कोई भी सत्ता तभी अर्थपूर्ण होगी जब आदेश को स्वीकार किया जाए। मान लो कोई भी सत्ता है जहाँ पे उसके सबॉर्डिनेट या उसके अधीनस्थ जो है उस सत्ता के आदेश को मान ही नहीं रहे हैं, तो वहां पे अथॉरिटी या जो सत्ता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो सत्ता तभी अर्थपूर्ण होगी जब आदेश को स्वीकार किया जाए और उसका पालन किया जाए, ठीक है, सबॉर्डिनेट के द्वारा, अधीनस्थों के द्वारा आदेश को एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकृति की जाए और उसका पालन किया जाए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है कि जो सत्ता होती है वो अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित होती है, उनके अंदर होती है और नीचे से ऊपर की तरफ सत्ता फ्लो करती है, और सहमति मॉडल चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया विचारधारा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? तो इस कथन के प्रणेता कौन है? इसमें ऑप्शन ए देखते हैं मुसोलिनी, ऑप्शन बी देखते हैं मार्क्स, ऑप्शन सी देखते हैं हीगल, ऑप्शन डी देखते हैं माओ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुसोलिनी। तो यह कथन मुसोलिनी के द्वारा दिया गया कथन है, जिसमें हम जानते हैं कि मुसोलिनी जो कि इटली का तानाशाह था, मुसोलिनी का मानना है कि केवल और केवल युद्ध एक ऐसा माध्यम है जो समस्त मानवीय शक्ति को उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर के मुसोलिनी का मानना है कि युद्ध इंसान के लिए, युद्ध मनुष्य के लिए सबसे बड़ा हथियार है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपरिहार्य है, ठीक है। और क्या कहता है, और यह फांसीवाद का जनक है। इटली में फांसीवाद दर्शन जो शुरू किया गया वो मुसोलिनी के द्वारा शुरू किया गया। 20 देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित हुआ? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी है वीपी सिंह। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है
पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य करता है और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही इसे प्रभावी किया गया पंचायती राज सिस्टम को, और मूल संविधान में इसे भाग नंबर 9 में ऐड किया गया। ठीक है, और अनुसूची कौन सी थी? तो अनुसूची 11 है। ठीक है, अनुसूची नंबर 11 के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जिसको हम कह सकते हैं 243 को, ठीक है, तो इस तरह से भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में पंचायती राज सिस्टम का वर्णन किया गया है और इसके कुल विषय हैं, कुल सब्जेक्ट्स हैं 29, यानी कि जो विषय हैं इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पंचायती राज व्यवस्था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया। इसे एग्जीक्यूट किया जाता है 1993 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल से पंचायत राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवादियों से, ऑप्शन बी है आदर्शवादियों से, ऑप्शन सी है अराजकतावादियों से, ऑप्शन डी है मार्क्सवादियों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आदर्शवादियों से। राज्य एक नैतिक संस्था है। जब राज्य को नैतिक संस्था, महत्वपूर्ण संस्था के रूप में इंडिकेट किया जाएगा तो पहले आपका ध्यान जाना चाहिए आदर्शवाद की तरफ। ठीक है, तो आदर्शवाद की उत्पत्ति जो है वो प्लेटो के विचारों से होती है, जैसा कि हम जानते हैं, और इसके अनुसार संसार भौतिकता में नहीं बल्कि उसके वास्तविक प्रत्ययों एवं विचारों से है। ठीक है, और कुछ आदर्शवादी दार्शनिक फिलोसोफर इस प्रकार हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें है सुकरात, प्लेटो के गुरु, और डेकार्ट डेकार्ट और स्पिनोजा 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 और कांट, और इसके साथ साथ हीगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुकरात, डेकार्ट, स्पिनोजा और कांट, हीगल। ठीक है, और प्लेटो तो है ही। तो ये सभी आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक विचारक हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? ऑप्शन ए है मैत्री संधियां या एवं प्रतिमैत्री संधियां, ऑप्शन बी है सशस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, ऑप्शन सी है क्षतिपूर्ति, ऑप्शन डी है हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है अहस्तक्षेप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है। शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अनेक स्तरों पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और हस्तक्षेप के बजाय हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत हमेशा शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करके अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अहस्तक्षेप शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है, बल्कि हस्तक्षेप शक्ति को संतुलित करने का कार्य करता है। ठीक है, शक्ति संतुलन के मुख्य साधन क्या हो सकते हैं? तो इसमें पहला है, जैसा कि मैं बताई, हस्तक्षेप हस्तक्षेप और दूसरा है मैत्री संधि, मैत्री संधियां जो होती हैं, और तीसरा है क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति, चौथा है सशस्त्रीकरण, पांचवा सशस्त्रीकरण, और इसी में क्या है, इसको ऐड कर लीजिएगा निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण। ठीक है, और शक्ति संतुलन की अवधारणा जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। शक्ति संतुलन
ठीक है। और 6 है मध्यवर्ती राज्य। तो ये जो बफर स्टेट के रूप में होते हैं, ये भी शक्ति को संतुलित करने में सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? ऑप्शन ए है ऑन लिबर्टी, ऑप्शन बी है यूटिलिटेरियनिज्म और ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन डी है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑन लिबर्टी। जॉन स्टुअर्ट मिल की सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो ऑन लिबर्टी है। अधिकतर इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑन लिबर्टी, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रसिद्ध बुक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक थॉट को इन्होंने दिया है, चिंतन दिया है। और जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के उपयोगितावाद से प्रभावित थे। उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और इसकी रचना हुई थी 1848 में। और उसके साथ साथ उपयोगितावादी अवधारणा बेंथम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24, पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? ऑप्शन ए है एच जे मार्गेनथाउ द्वारा, ऑप्शन बी है पामर एंड पार्किंस द्वारा, ऑप्शन सी है ई एच कार के द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मार्गेनथाउ के द्वारा। तो पॉलिटिक्स एमंग नेशन पावर एंड पीस, यह पुस्तक लिखी गई है मार्गेनथाउ के द्वारा, एच जे मार्गेनथाउ के द्वारा। पामर एंड पार्किंस की जो बुक है वो इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, पामर एंड पार्किंस की है। उसके अलावा इज हिस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री, यह बुक लिखी गई है ई एच कार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में से सम्मिलित नहीं है? कौन सी विधा कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है को हमेशा फोकस करना है। ऑप्शन ए है वार्ता, ऑप्शन बी है अनविच्छिकी, ऑप्शन सी है निरुक्तक, ऑप्शन डी है त्रयी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है निरुक्तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यह कौटिल्य के द्वारा दी गई विचारधारा नहीं है, जबकि वार्ता, अनविच्छिकी, त्रयी, ये तीनों मूल विधा है, मूल्य विद्या है, मूल विधा है कौटिल्य के द्वारा दिए गए। ठीक है, निरुक्तक जो है यह 6 वेदांगों में से एक है। निरुक्तक जो इसका अर्थ है व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्या करना। विद्या है 4 विधाओं का 4 विधाओं का वर्णन कौटिल्य के द्वारा किया गया, जिसमें पहला है वार्ता, दूसरा है अनविच्छिकी, ठीक है, और तीसरा है त्रयी, चौथा है दंड नीति। ठीक है, तो ये जिसमें हम जानते हैं अनविच्छिकी जो है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वार्ता। तो वार्ता जो है एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन, वाणिज्य से संबंधित विद्या है, ज्ञान है। जबकि अनविच्छिकी अध्याय से, दर्शन से, फिलॉसफी से संबंधित है। ठीक है, और त्रयी जो है ये धर्म, अधर्म, वेदों का ज्ञान, इनसे संबंधित है। फोर्थ जो है दंड नीति, यह शासन कला और राज्य विद्या से संबंधित है। दंड नीति शासन कला और राज्य विद्या से संबंधित है। ठीक है, इसमें इन सभी पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी है लास्की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरस्तु। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए अरस्तु। ठीक है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सबसे पहले, सर्वप्रथम, ठीक है, इसके फादर, अनुपातिक सिद्धांत के पिता माने जाते हैं अरस्तु। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। ठीक है, मतलब समाज में जितने लोग हैं हर व्यक्ति का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और हर व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग उसे दिया जाना चाहिए। ठीक है, और विषम वितरण से राज्य में असंतोष होता है। मतलब जिस पे जिस व्यक्ति का अधिकार है, वो अगर अनुपातिक समानता का सूत्रपात हम नहीं करेंगे, अनुपातिक समानता को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? समाज में असमानता, समाज में असंतोष फैलेगा, और जो सिस्टमैटिक समाज सोसाइटी चल रही होगी वो बिखर जाएगी। ठीक है, वस्तु के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता की दृष्टि से
या योग्यता को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, संयोग, ठीक है, राजनीतिक पदों और क्या, और उनको अन्य लाभ और सहयोग, पुरस्कार, समय समय पर पुरस्कार, अगर कोई व्यक्ति है जो राज्य को सपोर्ट कर रहा है, सामान्य नागरिक है, तो उसे टाइम टू टाइम पदोन्नति, पुरस्कार, पद आवंटित, मतलब कि उसका वितरण किया जाना चाहिए, ठीक है, बंटवारा किया जाना चाहिए। और यह जो वितरण है, यह जो बंटवारा है, यह न्यायपूर्ण रीति से होना चाहिए। अरस्तु के शब्दों में राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिकार की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यह एक्सप्लेनेशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी है पांचवी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है, सही आंसर है ए। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में पहली अनुसूची में भारतीय क्षेत्र को, ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी का, ऑप्शन बी है पुलिस अधीक्षक का, ऑप्शन सी है जिले के सांसद का सदस्य, संसद का जो सदस्य है उसका, यानी कि कोई सांसद है अगर उस जिले का तो उसका, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है, जी हाँ, आईएएस ऑफिसर, जिलाधिकारी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जिलाधिकारी या जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है, यानी जिलाधिकारी का होता है। पुलिस अधिनियम सेक्शन 4 के अनुसार कलेक्टर को जिले की पुलिस व्यवस्था के संबंध में सामान्य नियंत्रण या एवं निर्देशन की शक्ति सौंपी गई है। मतलब कि उस जिले का जो पुलिस विभाग है उसे कंट्रोल करने के लिए एक सामान्य कंट्रोल, सामान्य नियंत्रण, जनरल कंट्रोल के लिए और कुछ चीजों में डायरेक्शन देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए अधिकारी के पास अथॉरिटी, जिलाधिकारी के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। इसका है अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, ऑप्शन बी अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, ऑप्शन सी सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों अंगों के बीच में, ऑप्शन डी है केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है सी, ठीक है, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्तार इसमें लिखा है लेकिन सत्ता होगा, सत्ता का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव पाया जाता है, ठीक है। यह है विधायिका लेजिस्लेचर, यह है कार्यपालिका। यहाँ पे क्या होगा, अधिष्ठात्मक शासन व्यवस्था में कोई संबंध नहीं होगा, जबकि पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में जो यहाँ का सदस्य है वो यहाँ का सदस्य होगा, जो यहाँ का प्रोडक्ट है वही यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में क्या होता है कि दोनों में कोऑपरेशन पाया जाता है, ठीक है। विधायिका का ही सदस्य होता है कार्यपालिका में, ठीक है, जबकि अधिष्ठात्मक शासन व्यवस्था में ये दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने का कार्य करते हैं। इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता है, जो इसका सदस्य है वो इसका सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अध्यात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर संचालित होती है। इस प्रणाली में शासन के तीनों अंगों में यानी कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेचर, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के कार्य पृथक पृथक होते हैं। समस्त कार्यकारी शक्तियां जो होती हैं वो केवल और केवल प्रेसिडेंट में होती है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव एक ही एग्जीक्यूटिव होता है और वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, और उसी में सारी शक्तियां निहित होती हैं। समस्त कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो पावर होते हैं वो प्रेसिडेंट में होते हैं, वह राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट्री शासन अधिष्ठात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था के कुछ विशेषताएं हैं। जबकि हम देखते हैं पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ का भी प्रोडक्ट है, साथ ही साथ एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और यह जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, यह रियल एग्जीक्यूटिव होती है यानी कि वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। जबकि अधिष्ठात्मक शासन व्यवस्था में, प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था सिस्टम में केवल एक ही प्रधान एग्जीक्यूटिव होगा, वो होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है?
तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 393, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 395। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है 393। ठीक है, 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम यानी भारत का संविधान वर्णित है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में 393 में वर्णित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन यह है पीजीटी का और जो भी यूपी के जो भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं मैक्सिमम में सिविक्स में पूछा जाता है, बट टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट टीजीटी और पीजीटी जीआईसी जैसे एग्जाम्स के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए तो रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है डी टॉक्यूविले और बी है एफ ए हायक, सी है आर एच टॉनी, डी है आई बर्लिन, आइजिया बर्लिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर एच टॉनी। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता का जो तात्पर्य लिया जाता है उस अर्थ में स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। ठीक है, विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है। ठीक है, क्या है? स्वतंत्रता और समानता दोनों क्यों है? क्योंकि मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है। ठीक है, इस वजह से ये चीजें हैं। तो ये आई नो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, बहुत खराब हो रखा है और ये पेन चलाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम भी होती है, शायद इस वजह से भी जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसके फैक्ट को समझें। इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं है, जैसा कि आपने सुना। आर एस्टानी के अनुसार समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर के इसके लिए आवश्यक है और ये सभी थॉट्स इन्होंने अपनी बुक इक्वालिटी में दी है और इसको लिखा है इन्होंने 1931 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 32, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन 1 ए है जिलाधिकारी, ऑप्शन बी है राज्य का उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है राज्य का विधि मंत्री, ऑप्शन डी है राज्य का राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, मीन्स की हाई कोर्ट। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की जो हायरार्की है उसके अनुसार ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट, नीचे लोअर कोर्ट। ठीक है, ये हायरार्की है। तो हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय जिसे लोअर कोर्ट के रूप में जाना जाता है यह आता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 एवं अनुच्छेद 234 में इस संबंध में व्यवस्था की गई है और जिला न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति की स्थापना, पदोन्नति और अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है लिकॉक, ऑप्शन सी है हॉब्स, ऑप्शन डी है ग्राहम वालास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्राहम वालास। ठीक है, आधुनिक व्यक्तिवाद परंपरागत व्यक्तिवाद की अपेक्षा समुदायों व संस्थाओं को अधिक महत्व देता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि यह जो परंपरागत व्यक्तिवाद था उसकी अपेक्षा समुदाय को और किसको, और संस्था को, जो संस्थाएं होती हैं इन संस्थाओं को अधिक वरीयता देता है। राज्य को अन्य संस्थाओं की भांति एक संस्था मानता है। यह कहता है कि राज्य जो है यह कोई बहुत अलग और बहुत बड़ा चीज नहीं है, बल्कि जैसे बाकी संस्थाएं हैं उन्हीं की तरह एक संस्था है, बट अंतर ये है कि राज्य जो है यह एक बड़ी संस्था है। बस बाकी सभी जैसे संस्थाएं हैं उसी प्रकार से राज्य भी एक संस्था है, तो इसे बहुत इतराने की जरूरत नहीं है। आधुनिक व्यक्तिवाद के मुख्य समर्थक या प्रवक्ता ग्राहम वालास को माना जाता है। ठीक है, नंबर 34, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? ऑप्शन ए है गार्नर, ऑप्शन बी है विलोबी, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है गेडल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेडल। जी हाँ,
शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखी जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो यूनानी भाषा के डेमोस से बनी हुई है और क्रेसिया, ठीक है, डेमोस एंड क्रेसिया दोनों से मिलकर के डेमोक्रेसी बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। ठीक, तो गेटल के अनुसार यूनान ने एक एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता को कायम किया। आर जी गेटल एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक प्रोफेसर थी, ठीक है, और इस प्रकार से इन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। मानना है कि वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को प्राप्त हो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी अरविंद। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है गांधी जी। महात्मा गांधी जी भारत के मुख्य महान विद्वानों में से एक थे, जिनके दर्शन को भारतीय जनमानस ने खुले मन से आत्मसात किया। गांधी के सत्य के प्रयोग और अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, ठीक है, ये सभी विचारधारा भारतीय शिक्षा का अभिन्न अंग बन चुका है, ठीक है। महात्मा गांधी की कथानुसार आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, ये इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता अनीति और अधर्म पर आधारित है, इसलिए यह सर्वग्रासी है। गांधी ने वर्तमान सभ्यता को चिंताजनक बताया। महात्मा गांधी पाश्चात्य सभ्यता के कड़े आलोचक थे, ठीक है। तो गांधी हमेशा से पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः ए पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, बी राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, सी शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, डी बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है सी, यानी शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जैसा कि मैं बताई हूँ 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी और इसका मिशन एवं उद्देश्य इसके चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था, मानव अधिकारों की रक्षा और मानवीय सहायता पहुंचाना एवं सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उल्लेखनीय उद्देश्य था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक क्रांति, ऑप्शन बी है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी है चतुस्तंभीय राज्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू, यानी कि संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की जब भी बात आती है तो टोटल रिवॉल्यूशन की बात होती है, यानी कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित की थी और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में बिहार में हुआ था। इन्होंने इन्हें लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में, जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1998 में, 1998 में, ठीक है। और इनकी बुक है प्रिजन डायरी टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, एक बार फिर से आप नोट कर लो, प्रिजन डायरी टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए दोहरी कार्यपालिका, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण संसदीय शासन का लक्षण नहीं अपितु अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का गुण है, ठीक है। तो संसदीय शासन का लक्षण नहीं है पूछा है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं है, है, इनमें से क्या है इसको आप हमेशा से पॉइंट आउट करिएगा,
क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जल्दबाजी में यहाँ से गलती हो जाती है। तो हम देखते हैं, इसमें से डी ऑप्शन नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका में पृथककरण नहीं पाया जाता है। जैसा कि मैं बताई, ये है पार्लियामेंट, ये है राज्यसभा और लोकसभा, और ये है आपका एग्जीक्यूटिव, ये प्राइम प्रेसिडेंट हो गए, यह है कार्यपालिका हो गया, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, वही प्रोडक्ट होते हैं आपके कार्यपालिका के। ठीक है, तो विधायिका एवं कार्यपालिका में पूरे पृथककरण बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई। यहाँ पे तो कोऑपरेशन है, यहाँ रिलेशन है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में पृथककरण होता है। मीन्स की यह हो गई पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, और यहाँ पे कट्टी कुट्टा होता है। ठीक है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं। इनमें कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई किसी को नहीं जानता है। ठीक है, ये इनके प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये इनके प्रति नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो है। यहाँ पे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पीएम होते हैं, और उनकी काउंसिल होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथककरण संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है, बल्कि यह लक्षण है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का गुण माना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जबकि पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका में परस्पर संबंध होता है, तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायित्व पूर्ण होती है, पूर्ण उत्तरदायित्व होती है। त्रिमंडलात्मक सरकार के नाम से इस संसदीय शासन व्यवस्था को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल सचिवालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग भारत सरकार में सहायक अभिकरण नहीं है, बल्कि सूत्र अभिकरण है। ठीक है, तो यह सूत्र, जिसे लाइन अभिकरण भी कहा जाता है, तो उस रूप में है, इसे लाइन अभिकरण कहा जाता है, यह सूत्र अभिकरण का उदाहरण है। जबकि जो नीति आयोग है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, और यह जो सचिवालय है, यह सभी क्या है? यह सहायक है, अभिकरण है। ठीक है, यह सहायक अभिकरण के उदाहरण है, सहायक अभिकरण है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर आयोग के द्वारा ऑप्शन सी को माना गया है। हालांकि केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग सूत्र अभिकरण है, ना कि सहायक अभिकरण, लेकिन अब आयोग के द्वारा इसी को माना गया है, तो हम इसको दिमाग में रख करके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक से हैं? ऑप्शन ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह लाइन जो है वो कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखी गई बुक जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इससे ली गई है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक माना जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने समाज को पहली बार आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार दो भागों में, वही बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में। और मार्क्स के सिद्धांत का मूल जो आधार है वो आर्थिक नियतिवाद है। मार्क्स का उद्देश्य एक वर्गहीन राज्यहीन समाज को स्थापित करना है। ठीक है, मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों के साथ शोषण का एक यंत्र मानता है, और वह कहता है कि पूंजीपति अपने हित को साधने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए स्टेट नामक अभिकरण को स्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं में से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, दास कैपिटल है, एलिमेंट्स है, द सिविल वार इन फ्रांस है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, वैल्यू है, प्राइस एंड प्रॉफिट है, आदि इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 41, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है, इसकी ओरिजिनेशन, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो अमेरिका से होती है। न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि न्यायालय द्वारा अपने ही दिए गए निर्णय या फिर किसी निर्णय की समीक्षा कर सकती है, और भारत के संदर्भ में भी संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को या अनुच्छेद 145 के अधीन, ठीक है, अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों उपबंधों के अधीन रखते हुए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय, स्वयं इसके द्वारा सुनाए गए जो निर्णय है उस पे भी, और जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जा चुके हैं उस पे भी दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है, शक्ति प्राप्त है। तो जुडिशियल रिव्यू उन राष्ट्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है जहां पे न्यायालय की व्यवस्था है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय की व्यवस्था है, जहां पर लिखित संविधान है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आरंभ हुआ है वह 1803 में हुआ है, जिसमें हम देखते हैं मार्बरी बनाम मेडिसन जो मुकदमे थे, इससे माना जाता है जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत यूएसए से, जहां मुख्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन को परिभाषित कर इसको प्रतिपादित किया गया, और न्यायाधीश मार्शल के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि न्यायालय की ऐसी शक्ति जिसके अंतर्गत न्यायालय किसी कानूनी अथवा सरकारी कार्य को न्यायालय असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार रखती है, जिसे वह देश की मूल विधि या संविधान के विरुद्ध समझती है, कोई ऐसा विधान के विरुद्ध में है। ठीक है, ये यूएसए के संविधान के बारे में बात की जा रही है अभी, कि वहां पे किस तरह से जुडिशियल रिव्यू को एग्जीक्यूट किया गया, किस तरह से इसको लागू किया गया। तो ऐसे कोई भी नियम, कानून अथवा सरकारी कार्य न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार रखती है, जिसे वह देश की मूल विधि, जो मूल उसकी विधि है और जो संविधान के विरुद्ध समझी जाएगी। भारतीय संविधान में क्या सिनेरियो है? तो हम भारतीय संविधान में भी देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, उसी प्रकार से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं, 42 को डिस्कस करते हैं। एक कठोर संविधान वह है, ए, जिसे संशोधित ना किया जा सके, बी, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, सी, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि सी, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न तरीके से, भिन्न विधि से संशोधित किया जा सकता है। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पहला और दूसरा लेक्चर कंप्लीट पॉलिटी का जो है, उसमें मैं इसके बारे में काफी अच्छे से डिटेल में समझाई हूँ। फिलहाल इसके बारे में हम समझते हैं कि एक जो कठोर संविधान होता है, जिसे विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जा सकता है। जो सरल संविधान होता है वो सामान्य प्रक्रिया से अमेंड हो जाता है, बट जो कठोर संविधान होता है, जो रिजिड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसे उसे क्या होता है, उसे अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कठोर संविधान साधारणतः विधि निर्माण की प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित की जाती है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुकरण किया जाता है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यहाँ मिक्स्ड है, मिक्स्ड फॉर्म है, मीन्स की रिजिड भी है प्लस सिंपल भी है। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है मिक्स्ड है। कुछ सेगमेंट इसके हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है अमेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरस्तु ने कहा है कि कानून के शासन में मनमानी तत्व का अभाव होता है। ठीक है, अरस्तु का मानना है कानून को वासना से अप्रभावित विवेक मानता है अरस्तु। ठीक है, और क्या कहता है? इस आधार पर यह प्रतिपादित करता है अरस्तु की विधि का शासन किसी व्यक्ति के शासन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अरस्तु विधि को विवेक का ही दूसरा रूप मानता है। ठीक है, विधि और विवेक को इक्वलेंट मानता है। ये कहता है कि विवेक से ही विधि का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो विधि को विवेक का दूसरा रूप मानता है अरस्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, सूची
1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में थिंकर और उनकी थ्योरी दी हुई है। सूची 1 में है ए, यूरोपियन समाजवाद का समर्थक कौन है? फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, इधर उसके विचारक दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मिलान करते हैं। हम देखते हैं कि जो यूटोपियन समाजवाद है, जो बिल्कुल सपने में डूबा समाजवाद है, जो कहता है कि हम वह गुलाब लगाएंगे जो केवल खुशबू बिखेरेगा, ठीक है, तो यह सेंट साइमन की विचारधारा है, ठीक है। और फेबियन समाजवाद सिडनी वेब, फेबियन समाजवाद सिडनी वेब की विचारधारा है। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए संसार है और खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियां हैं, तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। ऑप्शन डी है श्रेणी समाजवाद, जिसे जीडीएच कोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीडीएच कोल श्रेणी समाजवादी विचारधारा का समर्थक विचारक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश 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 कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है, पहले हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है चार्टर एक्ट 1833, सी है चार्टर एक्ट 1853, डी है 1858 के एक्ट के बारे में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, बी को ब्लॉक किया जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1833 में किया गया, ठीक है। इस चार्टर एक्ट में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन तथा लेसेस फेयर सिद्धांत की छाप दिखाई देती है। इसी चार्टर में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाए जाने की व्यवस्था की गई। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। किसे सम्मिलित किया गया? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, इस पे मेरा क्लास हो चुका है। नंबर 46, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम देखते हैं सूची 1 में है FMCG और सूची 2 में है जलवायु परिवर्तन। उसी प्रकार ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सूची 2 में है सेकंड नंबर पे विश्व व्यापार। सी में है ट्रिप्स और इसी के सामने है थर्ड व्यापक विनाश के लिए हथियारों का प्रसार। ऑप्शन डी में है WSF और इसी के समतुल्य है 4 वैश्विक सामाजिक आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का मिलान है FMCG जाएगा व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार, ठीक है, व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार, यह जाएगा FMCG। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, आप जानते ही हैं। ट्रिप्स, ट्रिप्स है विश्व व्यापार से संबंधित, वर्ल्ड ट्रेड से संबंधित है, जबकि WSF का संबंध है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें से मुझे लगता है सबसे इजी था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि जलवायु परिवर्तन से है। बी का 1 से मिलान करिए, ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके सामने है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन बी है MN जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन सी है MK गांधी, चंपारण आंदोलन। ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी कि MN जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, जबकि मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है और इसको 1928 में लाया गया था, ठीक है। 1928 में जिन्ना संबंधित है 14 सूत्री सिद्धांत से और इसको भी लाया गया था 1929 में, ठीक है। महात्मा गांधी संबंधित हैं चंपारण आंदोलन से, जो कि 1917 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस संबंधित हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से, जो कि 1939 में 1939 में हुआ था स्थापना। क्वेश्चन नंबर 48, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो ऑप्शन ए है कारोबारी दक्षता, ऑप्शन बी है नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, ऑप्शन सी है प्रशासन में लोगों की सहभागिता, ऑप्शन डी है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। लोक निगम प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेही एवं कारोबारी दक्षता को बेहतर करने का प्रयास करता है। व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए लोक निगम का गठन किया जाता है, ठीक है। और लोक निगम शब्द अंग्रेजी भाषा की कारपोरेशन का हिंदी
परिवर्तित रूप है। और निगम का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला व्यापारिक संगठन। लोक का अभिप्राय है जनता से, अतः लोक निगम अथवा सार्वजनिक निगम की स्थापना लोकहित की दृष्टि से की जाती है। ठीक है। लोक निगम में समस्त पूंजी, जो भी पूंजी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। इन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। लोक निगमों का निर्माण पार्लियामेंट के द्वारा पारित विशेष अधिनियम के द्वारा किया जाता है। और लोक निगम को वित्तीय मामलों के साथ साथ प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होती है। कुछ लोक निगम इस प्रकार से हैं, जैसे कि हम जानते हैं एयर इंडिया है, और इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन, जीवन बीमा निगम एलआईसी जिसे कहते हैं, भारतीय खाद्य निगम जिसे आईएफसी कहते हैं, ठीक है, और एलआईसी ये भी है। सभी लोक निगम सार्वजनिक हाँ लोक निगम प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की? ऑप्शन ए है पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी है सिविल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। जॉन ऑस्टिन अंग्रेजी कानून विदित है, ठीक है, और विधि दर्शन और फिलॉसफी से इनका गहरा संबंध था। ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी इसी बुक में किया। और इन्होंने क्या किया, तो आप जानते हैं कि इनकी यह जो बुक है इसकी रचना हुई थी 1832 में। ठीक है, ये याद रखने वाला फैक्ट है। संप्रभुता के सिद्धांत को इसी बुक में इन्होंने प्रतिपादित किया और यह विधिक संप्रभुता को महत्व देते थे। ठीक है, विधिक संप्रभुता यानी कि कानूनी संप्रभुता को महत्व देते थे। और ऑस्टिन के अनुसार राज्य का कानून एक आदेश है, राज्य का कानून एक आदेश है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य का कानून एक आदेश है। ठीक है, राज्य का कानून एक आदेश है, तो इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी न्यास परिषद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महासभा। ठीक है, तो 3 नवंबर 1950 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, इसको 1950 में और 3 नवंबर को, ठीक है, 3 नवंबर 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसके महासभा के कार्य और शक्तियों का महत्व बढ़ा। और प्रस्ताव जैसा कि मैंने बताया इसको लाया गया, इसको पास किया गया और इसके कारण बहुत सारे थे, जिसमें से सोवियत संघ उन दिनों सुरक्षा परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा था और 1 अगस्त 1950 में उसने पुनः परिषद की कार्यवाही में भाग लेना प्रारंभ किया। पश्चिमी शक्तियों को भय उत्पन्न हो गया था कि उत्तरी कोरिया द्वारा किए जा रहे आक्रमण को सोवियत संघ के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में नहीं रोका जा सकेगा। अमेरिका ने अक्सर, और इसी में आप देखोगे कि अमेरिका ने अवसर पाते ही महासभा को शांति एवं सुरक्षा स्थापित कर सकने की शक्ति दिलाने का सफल प्रयास किया था। इसी को हम शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाता है? तो ऑप्शन ए है संगोष्ठी, ऑप्शन बी है प्रचार, ऑप्शन सी है लॉबिंग, ऑप्शन डी है चुनाव। तो दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ता है भाई, ठीक है, यह प्रक्रिया नहीं अपनाता है, जबकि संगोष्ठी करता है, लॉबी करता है, प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, तो दबाव समूह कभी भी चुनाव नहीं लड़ता है। दबाव समूह की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या ऑर्थर वेंटले द्वारा की गई। ठीक है, ऑर्थर वेंटले के द्वारा दबाव समूह का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और किस बुक में किया गया था? द गवर्नमेंटल प्रोसेस में। द गवर्नमेंटल प्रोसेस, इसमें पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस में आर्थर वेंटले ने प्रेशर ग्रुप शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। दबाव समूह व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसका उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करना। और दबाव समूह स्थायी अस्थायी प्रकृति का होता है। संकोष्ठ संपर्क या लॉबी के माध्यम से यह अपने उद्देश्य को पूरा करता है। दबाव समूह एक प्रमुख कार्यशैली दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं हैं, मतलब कि यह प्रेशर डाल करके, दबाव बना करके अपनी नीतियों को पूरा करवाता है।
सीमित संवैधानिक असंवैधानिक साधनों का प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है। और क्या करता है, तो हम देखते हैं प्रशासन में परोक्ष रूप से इसकी भूमिका होती है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली प्रशासन में यह पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, दबाव समूह सत्ता में स्वयं आने का प्रयास नहीं करता, बल्कि इसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त को इस प्रकार प्रभावित करना होता है कि उनके विशिष्ट हितों की पूर्ति हो सके, और दबाव समूह अपने कार्यों को करने के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे संगोष्ठी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, लॉबी के माध्यम से। ठीक है, तो इन सभी विधियों को अपना करके दबाव समूह जो है वो अपने उद्देश्यों को फुलफिल करते हैं, ना कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर। क्वेश्चन नंबर 52, अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है वी आई लेनिन, ऑप्शन बी है गुंडर फ्रांक, ऑप्शन सी है समीर अमीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है सी, अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार सबसे पहले। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी, इस थ्योरी को सबसे पहले समीर अमीन ने दिया था। ठीक है, और इसके बारे में हम समझते हैं, अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार समीर अमीन के द्वारा दिया गया। आंद्रे गुंडर फ्रैंक, जिन्हें निर्भरता सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है, उन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका में व्यक्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि अगली बार यही क्वेश्चन पूछ ले इस बार के एग्जाम में 2025 में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18 क्वेश्चन नंबर 53, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हॉब्स का, ऑप्शन बी है रूसो का, ऑप्शन सी है लॉक का, ऑप्शन डी है टी एच ग्रीन का। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है जॉन लॉक। क्या कहता है? प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, सद्भावना की अवस्था थी, पारस्परिक सहयोग की अवस्था थी। तो भाई हमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी लाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि खतरा था व्यक्ति के संपत्ति का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का, हनन का। इस वजह से इन तीनों यूनिट्स की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से व्यक्ति को सीधा साधा अच्छा इंसान जॉन लॉक मानता है। ठीक है, और मनुष्य प्राकृतिक, सहनशील, सहयोगी, शांतिपूर्ण होने से प्राकृतिक दशा शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और प्रतिरक्षा की अवस्था थी। यह सब की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, यह जॉन लॉक के द्वारा दी गई है। ठीक है, लॉक के अनुसार प्रत्येक का जीवन संतुष्ट तथा सुखी है। प्राकृतिक अवस्था के मूलभूत गुण सत्य और सत्य और धोखा नहीं थे, बल्कि पूर्ण रूप से न्याय या भ्रातृत्व की भावना का साम्राज्य था। लॉक की तरह हॉब्स व रूसो ने भी अपने राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ प्राकृतिक अवस्था से ही किया है, लेकिन दोनों के वैचारिक अंतर है। हॉब्स व्यक्ति को इतना सीधा साधा शांति प्रिय नहीं मानता है, वो कहता है व्यक्ति दुराचारी पशुतुल्य के समान है। ठीक है, जबकि रूसो भी कहता है कि नॉवेल सिवे की तरह है, आदर्श बर्बर है व्यक्ति। जबकि लॉक कहता है कि नहीं, व्यक्ति शांतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, पारस्परिक सहयोगी और क्या इतनी तारीफ करता है, वाह, परस्परिक सहायता, प्रतिरक्षा की अवस्था वाला मनुष्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि में से क्वेश्चन नंबर 54, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, ऑप्शन बी है यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, ऑप्शन सी है इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई, ऑप्शन डी है यह एक वैधानिक संस्था है। क्वेश्चन का सही आंसर है कि इसे कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा निर्मित किया गया, मीन्स इसमें नहीं है पूछा है, तो यह नहीं है। जबकि छावनी बोर्ड जो है, कैंटोनमेंट बोर्ड जो है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है, यह एक वैधानिक संस्था है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है आंसर ए होगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम जाने तो भारत के संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 3 में, ठीक है, 3 में अनुसरण में छावनियों का शहरी स्वशासन तथा उसमें स्थित आवास भारत के संघ के विषय में शामिल हैं। देश में कुल लगभग 62 कैंटोनमेंट एरियाज हैं, कैंटोनमेंट्स हैं। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अनुसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का जो समग्र कार्य है वो छावनी बोर्ड के
पास होता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 55 और इस क्लास का यह इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, पूछा है भाई साहब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है लिंडसे, बी है मिटलैंड, सी है बोंडा, डी है ओटो गियरके। तो बोंदा बिल्कुल सही आंसर, ये नहीं है, बाकी सभी हैं। लिंडसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिटलैंड ये तो प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल जन्मदाता हैं ये मिटलैंड। संप्रभुता के बहुलवादी और ऑटोमन गियर के, ठीक है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक इंग्लैंड के लास्की, ऑटोन गियर, मिटलैंड और लिंडसे हैं। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु है और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य समुदाय का अस्तित्व राज्य सत्ता को सीमित कर देता है। ठीक है, मतलब राज्य बड़ा संस्था है, बाकी सब बहुत सारे छोटे छोटे संस्थान है। ठीक है, बस इन अंतर ये है कि राज्य थोड़ा बड़ा संस्था है, तो इसके पास थोड़ा सा पावर ज्यादा है, बाकी सभी लगभग इक्वलेंट है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन ही। ठीक है, बोधा हॉब्स हीगल इंपॉर्टेंट है। बोधा हॉब्स हीगल, ठीक है, और ये सभी जो तीनों हैं ये अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक हैं। ठीक है, ये मतलब एकलवादी विचारधारा के समर्थक विचारक हैं, जबकि लिंडसे, ऑटोमन गियर, मिटलैंड और कौन, और लास्की। ठीक है, इसके साथ लास्की भी, ये एकलवादी विचारधारा के समर्थक विचारक हैं। तो इस प्रकार से 55 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन पेपर के। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 2 में आएंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ कमेंट करिए जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स को। थैंक यू सो मच।